नमस्कार। आज हम उस रात की बात कर रहे हैं जिसने शायद पूरे देश को जगा दिया था। नवी मुंबई का DY पाटिल स्टेडियम, फ्लड लाइट्स और आधी रात को कप्तान का वो कैच हवा में उछलकर, और भारत वर्ल्ड चैंपियन। 50,000 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे, उस पल के गवाह जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप जीता। जबरदस्त माहौल रहा होगा। हाँ, और ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, सही कहा आपने। ये दशकों का इंतजार था, संघर्ष था। बिल्कुल। और शायद इसीलिए कई लोग इसे महिला क्रिकेट के लिए भारत का अपना 1983 मोमेंट कह रहे हैं। हाँ, ये तुलना तो हो रही है काफी। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं, कुछ मौजूदा विश्लेषण हैं, एक इतिहासकार का नजरिया भी है। इनकी मदद से हम इस जीत की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखते हैं कि ये तुलना कितनी सही बैठती है। हाँ, मतलब क्या है इस जीत के असल मायने, 1983 से कितनी मिलती है ये कहानी, और भारतीय महिला क्रिकेट का भविष्य यहाँ से कैसा दिखता है। चलिए इसी पे बात करते हैं। पहले तो वो माहौल याद करते हैं। DY पाटिल स्टेडियम, 50,000 से ज्यादा लोग, आधी रात का समय, फाइनल विकेट। हाँ, और कप्तान हरमनप्रीत कौर का वो कैच, कहते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे 1983 में लॉर्ड्स में कपिल देव ने लिया था, विव रिचर्ड्स का। हाँ। और बस भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया और पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप जीत लिया। हरमनप्रीत कौर का नाम अब कपिल देव और MS धोनी के साथ जुड़ गया, वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान। ये पल तो यकीनन बहुत भावुक और ऐतिहासिक था। बिल्कुल। और जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं, ये सिर्फ मैदान की जीत से कहीं ज्यादा है। इसे महिला क्रिकेट के लिए एक, आप कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, एक बड़ा मोड़। आप इसके फौरन बाद जो हुआ उसे देखें। BCCI ने टीम और स्टाफ के लिए 51 करोड़ रुपए। हाँ, बहुत बड़ी रकम है ये। बिल्कुल, 51 करोड़ के नकद इनाम का ऐलान, प्रधानमंत्री ने टीम को सम्मानित किया। ये सब क्या दिखाता है? कि अब पहचान मिल रही है, महत्व मिल रहा है। हाँ, कि अब महिला क्रिकेट की कामयाबियों को कितना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ये उस पुराने दौर से तो बहुत ही अलग है, जब खिलाड़ियों को बहुत कम पैसे मिलते थे। हाँ, ये बदलाव तो साफ दिख रहा है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, ये सफर यहाँ तक बिल्कुल आसान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों में उन मुश्किलों का जिक्र है जिनसे महिला क्रिकेटरों को गुजरना पड़ा है। इसी वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज की ही बात ले लीजिए, जब टीम लगातार 3 करीबी मैच हार गई थी। हाँ, वो दौर मुश्किल था। तब कैसी बातें सुनने में आ रही थी कि खिलाड़ी BCCI से मिले पैसे और सुविधाओं को बर्बाद कर रहे हैं, कि वो इस लायक ही नहीं है। सोचिए कितनी चुभने वाली बातें हैं ये। सही कहा। ये दिखाता है कि दबाव सिर्फ मैदान पर नहीं था, बाहर से भी बहुत था। और ये तो अभी की बात है, अगर थोड़ा पीछे जाएं तो हालात और भी चौंकाने वाले मिलते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बात और भी गहरी हो जाती है। स्रोतों में एक घटना का जिक्र है 2011 का। अच्छा। जब BCCI के एक नए अध्यक्ष आए थे, N श्रीनिवासन, तो उन्होंने कथित तौर पर एक पूर्व भारतीय महिला कप्तान से साफ साफ कह दिया था। क्या? कि अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारी महिला टीम को क्रिकेट खेलने ही नहीं देता। क्या बात कर रहे हैं? ये तो अविश्वसनीय लगता है। हाँ, लेकिन ये बयान उस रवैये को दिखाता है जो शायद दशकों तक महिला क्रिकेट को झेलना पड़ा। आधिकारिक तौर पर अनदेखी और कभी-कभी तो सीधा विरोध। ये बात तो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। ये दिखाता है कि उत्कृष्टता के लिए लड़ने से पहले खिलाड़ियों को तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा था। और ये संघर्ष सिर्फ सिस्टम के लेवल पे नहीं था, ये बहुत पर्सनल भी रहा है। कप्तान हरमनप्रीत कौर का ही उदाहरण लें। हाँ। वो एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्हें भी स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस की नौकरी पाने में कथित तौर पर काफी मुश्किलें हुई। अच्छा, जबकि पुरुषों के लिए शायद ज्यादा आसान होता है। हाँ, उनके पुरुष समकक्षों के लिए ये ज्यादा सामान्य बात है। तो नौकरियों की कमी, अच्छी सुविधाओं का अभाव और हर कदम पर खुद को साबित करने का दबाव, ये सब इस जीत के पीछे की छिपी हुई कहानियां हैं। ये बाकी सोचने वाली बात है। पहले खेलने का मौका और सम्मान तो मिले, उत्कृष्टता तो बात की बात है। और अगर हम तुलना के लिए 1983 से पहले पुरुषों के क्रिकेट की स्थिति देखें, तो चुनौतियां वहां भी थीं। ऐसा नहीं है कि सब आसान था। हाँ, पर अलग तरह की थी शायद। हाँ, थोड़ी अलग तरह की। क्रिकेट कुछ इलाकों में, कुछ शहरी मध्य वर्ग में लोकप्रिय जरूर था, पर वैसा राष्ट्रीय जुनून नहीं था जैसा आज है। BCCI का बजट बहुत सीमित था,
खिलाड़ियों की कमाई आज के हिसाब से देखें तो बहुत ही कम थी। सही। राज्य संघों के पास कोचिंग और ट्रेनिंग की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप वो तो ना के बराबर थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी भी कभी कभार मिलती थी। बिल्कुल। खिलाड़ियों को मामूली मैच फीस मिलती थी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या तो छोटे थे या थे ही नहीं। कोचिंग का कोई व्यवस्थित ढांचा नहीं था। विदेशी दौरों का बजट कम होता था और रिटायरमेंट के बाद भी कोई खास सपोर्ट सिस्टम नहीं था। हाँ, ये बात भी सही है। यहाँ तक कि ये भी सुनने में आता है कि 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को भी बहुत कम पैसे मिले थे। हाँ, और जीत के बाद उनके इनाम के लिए जनता से चंदा इकट्ठा करने की नौबत आ गई थी। बिल्कुल ऐसी खबरें हैं। तो चुनौतियां दोनों तरफ थीं, लेकिन आप कह सकते हैं कि महिला क्रिकेट की लड़ाई ज्यादा बुनियादी स्तर पर थी। पहचान की लड़ाई, अवसर की लड़ाई। अब आते हैं उस पल पर जिसने भारतीय क्रिकेट का नक्शा ही बदल दिया। 1983। हाँ, वो जीत। जब कपिल देव की टीम ने लॉर्ड्स में वेस्टइंडीज को हराया, उस समय की सबसे ताकतवर टीम को। अजय मानी जाती थी वो टीम। हाँ, तो वो सिर्फ एक क्रिकेट मैच की जीत नहीं थी। उसने जैसे पूरे देश के आत्मविश्वास को एक नई उड़ान दे दी। बिल्कुल, एक पूरी पीढ़ी बदल गई। और उस समय रंगीन टेलीविजन भारत में बस आ ही रहा था। हाँ, नया नया था। कपिल देव की वो ट्रॉफी उठाते हुए तस्वीर लाखों घरों तक पहुंची और एक राष्ट्रीय याद बन गई। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे अहम है वो ये कि इस जीत ने क्रिकेट को कुछ खास शहरों या वर्गों के खेल से निकालकर पूरे देश का जुनून बना दिया। ये एक सांस्कृतिक बदलाव था। कॉर्पोरेट जगत ने, मीडिया ने इसमें पैसा लगाना शुरू किया। अच्छा। छोटे शहरों और कस्बों में बच्चे गली मोहल्लों में लकड़ी के डंडों से क्रिकेट खेलने लगे। हर कोई कपिल देव, मदन लाल, मोहिंदर अमरनाथ या रोजर बिन्नी बनना चाहता था। वो तस्वीरें आम हो गईं। हाँ, मैंने भी देखी हैं वो तस्वीरें। और दिलचस्प बात यह है कि इसी पीढ़ी से बाद में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ जैसे महान खिलाड़ी निकले। हाँ, वो अक्सर कहते भी हैं कि 1983 की जीत उनके लिए प्रेरणा बनी। बिल्कुल। आर्थिक तौर पर भी बड़े बदलाव आए। बीसीसीआई और स्पॉन्सर्स ने खिलाड़ियों को बेहतर पैसे देने शुरू किए। टीवी प्रसारण से विज्ञापन का पैसा आने लगा और क्रिकेट एक मुनाफे का खेल बनने लगा। हालांकि आईपीएल जैसी चीजें तो बहुत बाद में आई। हाँ, वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन 1983 की जीत ने उसकी नींव जरूर रखती थी, मानसिक तौर पर भी और व्यावसायिक तौर पर भी। तो 1983 सिर्फ एक खेल की जीत नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति की तरह थी पुरुषों के क्रिकेट के लिए। कहा जा सकता है। अब अगर महिला क्रिकेट की बात करें, तो क्या 2025 की इस जीत से पहले भी कोई ऐसा पल आया था जिसने इस बदलाव की जमीन तैयार की हो? हाँ, स्रोत इशारा करते हैं 2017 वर्ल्ड कप की तरफ। अच्छा, 2017। हाँ, हालांकि भारत वो फाइनल इंग्लैंड से हार गया था, लेकिन टीम जिस तरह से फाइनल तक पहुंची उसने पूरे देश का ध्यान खींचा था। हाँ, मुझे याद है, वो फाइनल बहुत करीबी था। बिल्कुल। पूर्व कोच तुषार अरोठे तो उसे महिला क्रिकेट के लिए हरित क्रांति जैसा कहते हैं। हरित क्रांति, ये तो बड़ा शब्द है। हाँ, मतलब शायद ये वो पल था जब देश को पहली बार महिला क्रिकेट की ताकत और रोमांच का एहसास हुआ। इसने एक दर्शक वर्ग तैयार किया, एक उम्मीद जगाई। ये दिलचस्प है और ये भी गौर करने वाली बात है कि 2017 की उस टीम से सिर्फ 3 खिलाड़ी ही 2025 के इस फाइनल में खेल रही थीं। हरमनप्रीत, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा। हाँ, टीम काफी बदल गई थी। और इस बार के सेमीफाइनल में जेमिमा रॉड्रिग्स का वो नाबाद 127 कमाल की पारी थी वो। हाँ, और हरमनप्रीत का 89। जब ऑस्ट्रेलिया के 338 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रहे थे, वो भी तो कमाल का था। दीप्ति शर्मा के ऑलराउंड प्रदर्शन की भी काफी तारीफ हुई। बिल्कुल। और 2017 से 2025 तक का ये सफर एक और बड़े बदलाव की कहानी कहता है। वो क्या है? वो है खेल का लोकतांत्रिकरण, मतलब डेमोक्रेटाइजेशन। अच्छा, कैसे? अब ये कामयाबी सिर्फ बड़े शहरों या आप कहें कि अंग्रेजी मीडियम वाले स्कूलों तक सीमित नहीं रही। आप 2025 की विजेता टीम के खिलाड़ियों के शहरों को देखिए जरा। हाँ, कहाँ से हैं खिलाड़ी? मोगा, घोवारा, कडपा, सांगली, रोहड़ू, सिलीगुड़ी, गोलाघाट। अरे वाह, ये नाम तो पूरे भारत से हैं। बिल्कुल। ये नाम बताते हैं कि प्रतिभा अब छोटे शहरों और कस्बों से भी निकल कर आ रही है। हाँ, ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। टीम में आदिवासी पृष्ठभूमि की तेज गेंदबाज कांति गौड़ का होना, ये भी तो इसी बदलाव का प्रतीक है। सही कहा।
कि अब टैलेंट सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक सीमाओं को तोड़ रहा है। और इसमें उन परिवारों का कितना बड़ा हाथ होगा? बहुत बड़ा, जिन्होंने समाज की परवाह किए बिना और सरकारी मदद की कमी के बावजूद अपनी बेटियों के सपनों पर भरोसा किया, उनका साथ दिया। और साथ ही मीडिया कवरेज में जो बढ़ोतरी हुई है, टीवी चैनलों की दिलचस्पी, बेहतर क्वालिटी का प्रसारण, उसने भी बहुत फर्क डाला है। उससे क्या हुआ? इससे स्पॉन्सरशिप बढ़ी है, अगली पीढ़ी को प्रेरणा मिली है और इस खेल में पैसा लगाना एक तरह से सही ठहराया गया है। और नवी मुंबई में फाइनल देखने आई वो 50,000 की भीड़, बिल्कुल वो इसी बढ़ी हुई लोकप्रियता, इसी बढ़ी हुई विजिबिलिटी का सबूत है। इतने सारे संघर्ष, 2017 की वो उम्मीद जगाने वाली हार और अब ये शानदार जीत, इन सब के बाद अब वो बड़ा सवाल आता है, क्या 2025 वाकई महिला क्रिकेट का 1983 मोमेंट है, जैसा कि कहा जा रहा है? स्रोतों के हिसाब से देखें तो समानताएं तो साफ दिखती हैं। हाँ, समानताएं तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। दोनों जीतों ने देश में एक भावनात्मक लहर पैदा की, एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। 1983 ने लड़कों को क्रिकेट अपनाने के लिए प्रेरित किया और 2025 ने लड़कों और लड़कियों दोनों को। बिल्कुल। और दोनों जीतों को फौरन सरकार और बोर्ड से पहचान मिली, इनाम मिला। ये तो हुई समानताओं की बात। लेकिन क्या कुछ बड़े फर्क भी हैं इन दोनों पलों के बीच? सिर्फ समानताएं ही हैं या अंतर भी हैं? बिल्कुल हैं, और वो अंतर भी बहुत अहम हैं। पहला फर्क है माहौल का, माध्यम का। अच्छा, कैसे? देखिए, 1983 का असर तब हुआ जब टीवी नया नया था। रंगीन टीवी तो बस आ ही रहा था और कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप बस शुरू हो रही थी। हाँ, सही। जबकि 2025 की जीत हुई है डिजिटल युग में। आज टीवी है, स्ट्रीमिंग है, सोशल मीडिया है और एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट स्पोर्ट्स मार्केट पहले से मौजूद है। जैसे WPL है, भारत की अपनी महिला T20 लीग। हाँ, WPL तो बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि व्यावसायिक फायदा और लोगों तक पहुंच वो कहीं ज्यादा बड़ी और तेज हो सकती है 1983 के मुकाबले। ये तो बहुत बड़ा अंतर है, यानी असर ज्यादा तेजी से फैल सकता है इस बार। हाँ, संभावना तो यही है। और दूसरा बड़ा फर्क है मौजूदा ढांचे का। वो कैसे? आज महिला क्रिकेट के पास पहले से ही कुछ पेशेवर स्ट्रक्चर हैं, जैसे मैंने कहा WPL। तो जो पैसा आएगा, जो निवेश होगा, उसे मौजूदा लीग और प्रतियोगिताओं में लगाया जा सकता है। लेकिन जमीनी स्तर पर, यानी छोटे शहरों और राज्यों में, लड़कियों के लिए खेलने की पहुंच और सुविधाएं वो अभी भी बहुत असमान हैं। कहीं अच्छी हैं, कहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, यानी ढांचागत कमी है। हाँ, ये एक स्ट्रक्चरल गैप है जिसमें बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत है। और इसी संदर्भ में कप्तानी को लेकर जो बहस चल रही है वो भी दिलचस्प है। हाँ, मैंने भी सुना। क्या है वो बहस? पूर्व कप्तान शांता रंगस्वामी का मानना है कि हरमनप्रीत को अब, जब वो शिखर पर हैं, तो कप्तानी स्मृति मंधाना को सौंप देनी चाहिए। अच्छा। जबकि पूर्व कोच तुषार अरोठे कहते हैं कि नहीं, हरमनप्रीत में अभी और ICC खिताब जिताने की क्षमता है। ये तो दिलचस्प है। लेकिन ये जमीनी स्तर पर सुविधाओं वाली बात, हाँ, ये बहुत जरूरी लगती है। बहुत जरूरी। जेमिमा रॉड्रिक्स ने अपने बचपन का जिक्र किया था कि कैसे वो 500 लड़कों के बीच अकेली लड़की थी जो क्रिकेट खेलती थी। हाँ, सोचिए जरा। आज की स्थिति तो इससे बहुत अलग है। अब लड़कियों के लिए खेलने और ट्रेनिंग के मौके बहुत बढ़ गए हैं। बिल्कुल। घरेलू स्तर पर WPL है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UK में The 100 है, ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग है। ये सब एक करियर का रास्ता दिखाते हैं। तो वो दिन अब जाने चाहिए जब लड़कियों को खेलने के लिए सिर्फ लड़कों की टीमों पर निर्भर रहना पड़ता था। हाँ, उम्मीद तो यही है। और यहीं पर इतिहास से सबक लेने की जरूरत है। क्या सबक? स्रोतों का यही तर्क है कि इस एक जीत के जोश को लंबे समय तक चलने वाले विकास में बदलने के लिए सोच समझकर योजना बनानी होगी, पैसा लगाना होगा, नीतियां बनानी होंगी। सिर्फ जश्न मनाना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो वो कौन से कदम हैं जो उठाने जरूरी हैं ताकि ये मोमेंट वाकई एक नए युग की शुरुआत बन सके? देखिए, इतिहास साफ दिखाता है, 1983 की तरह ये जीत भी सिर्फ जश्न मनाने का पल नहीं है। असली चुनौती है इस ऊर्जा को, इस मोमेंटम को जमीनी हकीकत में बदलना। ठीक है। स्रोत कुछ मुख्य बातों पर जोर देते हैं। पहला, हाँ, जमीनी स्तर पर लगातार निवेश। सिर्फ एक बार इनाम दे दिया वो काफी नहीं है। छोटे शहरों और गांवों में लड़कियों के लिए खेलने की जगह बनाना, स्कूलों में क्रिकेट कार्यक्रम शुरू करना, अच्छे कोच तैयार करना, ये सब जरूरी है। अकादमियों में पैसा लगाना, कोचों को ट्रेनिंग देना, ये लंबे समय तक असर डालेगा। सही बात है। दूसरा है वेतन और सुरक्षा। महिला खिलाड़ियों के लिए नियमित सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो, अच्छी मैच फीस मिले, हेल्थ इंश्योरेंस हो, पेंशन की व्यवस्था हो, ताकि क्रिकेट एक भरोसेमंद लंबा करियर बन सके। 1983 ने यही सिखाया
कि लोकप्रियता के साथ साथ खिलाड़ियों की आर्थिक सुरक्षा भी जरूरी है। और तीसरा, घरेलू क्रिकेट को मजबूत करना। राज्य स्तर की जो प्रतियोगिताएं हैं, जो जूनियर टूर्नामेंट्स हैं और WPL जैसी लीग, इनको और बेहतर और बड़ा बनाना होगा ताकि नई लड़कियों को खेलने का एक साफ रास्ता दिखे, एक पाइपलाइन बने और वो प्रेरित हों। बिल्कुल। और चौथा है सरकारी नीतियों में प्राथमिकता। स्कूलों में लड़कियों के खेल को बढ़ावा देने वाली नीतियां बने। राज्य क्रिकेट संघों को महिला क्रिकेट के लिए अलग से बजट और सुविधाएं देनी होंगी। मतलब जीत के बाद जो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिख रही है, उसे ठोस बजट और कार्यक्रमों में बदलना होगा। ये बातें तो बहुत अहम हैं। मतलब सिर्फ तालियां बजाना काफी नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर बहुत काम करना होगा। बिल्कुल। जैसा कि इतिहासकार कहते हैं, 1983 ने क्रिकेट को भारत की आम जनता की कहानी बना दिया था। हाँ। 2025 ने महिला क्रिकेट के लिए वैसा ही एक सांस्कृतिक धमाका किया है। हाँ। खतरा बस इसी बात का है, और इतिहास से यही सबक मिलता है कि हम इस पल को सिर्फ एक प्रतीक मान कर ना रह जाए। अगर बोर्ड, सरकार और स्पॉन्सर्स इस उत्साह को, इस तालियों की गूंज को साल दर साल चलने वाले कोचिंग, वेतन, सुविधाओं और लीग में निवेश में बदल पाते हैं, तो भारत की महिला क्रिकेटर्स भी वैसी ही तरक्की कर सकती हैं जैसी पुरुषों ने 1983 के बाद की, और शायद ज्यादा तेजी से और ज्यादा बराबरी के साथ, क्योंकि आज का व्यावसायिक और मीडिया का माहौल पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। तो इस जीत को एक अपवाद नहीं, बल्कि एक नए युग की सुबह मानना होगा। बिल्कुल, इसे एक नए दौर की शुरुआत के तौर पर देखना होगा। तो संस्थागत अनदेखी और व्यक्तिगत संघर्षों के दौर से निकलकर वैश्विक मंच पर जीत हासिल करना, और फिर उसकी तुलना उस ऐतिहासिक 1983 की जीत से होना, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अब तक का सफर रहा है। ये यकीनन एक बहुत बड़ा मोड़ है, लेकिन जैसा हमने अभी समझा, इस लय को, इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए लगातार कोशिशें करनी होंगी। हाँ, काम अभी बाकी है। और जाते जाते एक सवाल यहाँ छोड़ जाते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हाँ जरूर। 1983 की जीत ने मुख्य रूप से पुरुषों के दबदबे वाली एक क्रिकेट अर्थव्यवस्था को जन्म दिया और उसे आगे बढ़ाया। अब जो भारत में पुरुषों और महिलाओं दोनों का क्रिकेट दुनिया के शिखर पर है, और दोनों को ही जनता और बाजार का भरपूर ध्यान मिल रहा है। हाँ, ये एक नई स्थिति है। बिल्कुल। तो इससे भविष्य में किस तरह के अनोखे आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव आ सकते हैं? क्या ये मिलकर उस समृद्ध क्रिकेट पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकता है जिसका जिक्र हमारे स्रोत कर रहे थे? एक ऐसा तंत्र जो शायद पहले से ज्यादा संतुलित हो, ज्यादा समावेशी हो। ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है। भविष्य क्या लेकर आता है, देखना होगा।